हाय दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करते हैं 10वीं कक्षा के विज्ञान सब्जेक्ट पे। विज्ञान विषय पे बात करेंगे। इसका पहला पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सब्जेक्ट पे जाने से पहले, इसको शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप समूह का स्वागत है YouTube के इस चैनल में, अब्द एजुकेशन जिसका नाम है। इस चैनल पे आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर इट ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ट्विटर। ऐसी जगहों में अपने जान पहचान के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन लोगों को जरूर शेयर करें। ओके, चलिए तब चलते हैं अपने पाठ पे जहां हमको पढ़ना है आज। चलिए बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। ये संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया में एक बात हमको समझना है कि जिस तरह इसका नाम है संयोजन अभिक्रिया, इसमें होता क्या है कि दो पदार्थ आपस में संयोजित होकर के एकल उत्पाद बनाते हैं। ये संयोजन अभिक्रिया है। यहां पर एक उदाहरण से समझते हैं। H2 हाइड्रोजन गैस है तथा O2 ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल करके जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन H2 और O2 से जल का निर्माण, ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहां पर देखेंगे दो हाइड्रोजन के अणु है, एक ऑक्सीजन के अणु है, ये आपस में अभिक्रिया करके दो जल के अणु बना रहे हैं। तो दो अभिकारक हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अभिकारक मिल करके सिर्फ एक उत्पाद बना रहे हैं। तो इस तरह के रासायनिक समीकरण में जिसमें दो अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद बना रहे हों, यह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजित हो जाते हैं। कुछ और उदाहरण से समझते हैं। यहां पर हाइड्रोजन के दो अणु हैं। हाइड्रोजन का एक अणु H2 जिसमें दो परमाणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु है। हाइड्रोजन का दूसरा अणु H2 जिसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु है। तो हाइड्रोजन के 2H2O में हाइड्रोजन के चार परमाणु है और ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। ये आपस में जुड़ करके 2H2O मतलब जल के दो अणु बना रहे हैं। वो कैसे बना रहे हैं? दो हाइड्रोजन अणु एक ऑक्सीजन अणु मिल करके H2O बना रहा है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये क्या बना रहा है, देखते हैं अभिक्रिया के बाद। ये अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया के बाद दो हाइड्रोजन अणु एक ऑक्सीजन अणु के साथ जल का एक अणु बनाएगा और दूसरा दो हाइड्रोजन अणु और दूसरा ऑक्सीजन मिल करके एक जल का अणु बनाएगा। इस तरह से हम देख क्या रहे कि दो हाइड्रोजन अणु एक ऑक्सीजन अणु मिलकर एक अणु और दो हाइड्रोजन अणु और एक ऑक्सीजन अणु मिलकर एक अणु, इस तरह से जल का दो अणु बना रहा है। इस तरह से दो अभिकारक है। एक हाइड्रोजन गैस एक अभिकारक है और एक ऑक्सीजन ये अभिकारक है। ये दोनों अभिकारक मिल करके रासायनिक अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद 2H2O जल का निर्माण कर रहा है। यह संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया का कुछ उदाहरण और देखते हैं कि कोयले का दहन, कोयला कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है।
तो कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक है और कार्बन डाइऑक्साइड एक उत्पाद है। इस तरह से दो पदार्थ अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके सिर्फ एक उत्पाद बनाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक उत्पाद, यहाँ पे दो पदार्थ हैं, इस तरह से एक उत्पाद बना रहा है। तो ये जो एक उत्पाद बना रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, ये एक उत्पाद बनाना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड जल से मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जल से मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यह भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन है, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि पदार्थ आपस में विखंडित हो जाते हैं। एक पदार्थ दो अथवा दो से अधिक पदार्थों में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। दो पदार्थ का विखंडन वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन मतलब वियोजित हो जाना, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब यह है कि एक पदार्थ एक से अधिक पदार्थों में टूट जाना, यह वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये ठीक संयोजन अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट है, उल्टा है कि जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, इसके उदाहरण देखते हैं कुछ। जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चूना पत्थर जिसको बोलते हैं को गर्म किया जाता है तो यह वियोजित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 गर्म किया जाता है तो ये टूट जाता है मतलब वियोजित हो जाता है। टूटना मतलब वियोजित होना, डिकम्पोज। अब टूट के क्या बनाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो दो पदार्थ में टूट गया। यहाँ एक पदार्थ था जो अभिक्रिया करके टूट गया और दो पदार्थों में बट गया। तो ये जो बटना है, ये जो वियोजित होना है, इसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको यहां पर एक मिसाल से समझते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट देखेंगे, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, एक कार्बन ब्लैक कार्बन है, ऑक्सीजन 3, 1 2 3 तीन ऑक्सीजन परमाणु। ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का, यहाँ पर एक परमाणु कैल्शियम का, एक परमाणु कार्बन का, तीन परमाणु ऑक्सीजन का, यहाँ पर 5 परमाणु है। तो ये 5 परमाणुओं का एक अणु है। ये टूटकर देखेंगे क्या बना रहा है, 2 परमाणु का एक अणु बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और 3 परमाणु का एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये टूटकर क्या बना रहा है, देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। फिर 3 परमाणु का एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब क्या बनाया, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो ये जो वियोजित होना है, डिकम्पोजिशन है, इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के उपरांत ऊष्मीय ऊर्जा मिलता है, मतलब ये अभिक्रिया ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया के होने के बाद ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा दिया जाता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया के बाद ऊर्जा प्राप्त होता है। इसका परिभाषा देखेंगे। इसका परिभाषा ठीक उसी तरह है जैसा इसका नाम है, ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऊष्माक्षेपी ऊर्जा प्रदान करने वाला। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं
जिनमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं इसका। मीथेन गैस का वायु में जलना। मीथेन गैस CH4 हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन ज्वलनशील पदार्थ होता है, उसको जब जलाया जाता है और किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उससे ऊर्जा मिलता है। तो जो हाइड्रोकार्बन है उसे जलाया गया है तो इससे ऊर्जा मिलती है। ये बहुत ऊर्जा है, 890 किलो जूल। तो इसको जलाने पर ऊर्जा प्रदान होता है। ये जो ऊर्जा है इस अभिक्रिया के बाद इसमें से ऊर्जा प्रदान हो रहा है, मतलब ये ऊर्जा इस अभिक्रिया से ऊर्जा निकल रहा है। तो ऐसी ऊर्जा को, ऐसे अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं, थर्मिट अभिक्रिया। लौह ऑक्साइड Fe2O3 का एल्युमिनियम धातु से अपचयन, इस अभिक्रिया का उपयोग रेल वेल्डिंग में होता है। ये थर्मिट अभिक्रिया जो है ना, इसमें भी बहुत ऊर्जा निकलती है। इसमें रेलवे ट्रैक जिनको आपस में जब जोड़ा जाता है उस थर्मिट अभिक्रिया से जोड़ा जाता है। इस अभिक्रिया में भी बहुत ऊर्जा निकलता है। इसमें होता क्या है कि एल्युमिनियम लौह ऑक्साइड Fe2O3 से अभिक्रिया करता है, तो ये यहां पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और लोहा अलग हो जाता है। ये जो लोहा अलग होता है ना, तो रेलवे ट्रैक को जब जोड़ा जाता है तो यही लोहा उनके बीच में गला हुआ लोहा दो ट्रैक के बीच में जाता है, जिससे वो अभिक्रिया हो जाता है, जिससे वो जुड़ जाता है। तो थर्मिट अभिक्रिया में बहुत ऊर्जा निकलता है जो लोहे को गला देता है। थर्मिट अभिक्रिया में बहुत ऊर्जा निकलता है जो लोहे को गला देता है। अब देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा अभिक्रिया कराने में के लिए दिया जाता है। अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा दिया जाता है। प्रदान मतलब उस अभिक्रिया को कराने के लिए ऊर्जा उसमें दिया जाता है, उसके अंदर दिया जाता है। ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, जो ऊष्मीय ऊर्जा का शोषण करता है, ग्रहण करता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊर्जा का ग्रहण करता हो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर अभिक्रिया है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा का अवशोषण होता हो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं इसका। नाइट्रोजन गैस ओजोन के साथ अभिक्रिया करता है। ओजोन O3, नाइट्रोजन N2 और O3 अभिक्रिया करता है कि कब? ये दोनों अभिक्रिया तब करेगा जब इसमें 180.5 किलो जूल ऊर्जा दी जाएगी, तब ये अभिक्रिया करेगा। ये खुद से अभिक्रिया नहीं करेगा, बल्कि अभिक्रिया कराने के लिए इसको गर्म करना पड़ेगा, इसको ऊर्जा दिया जाएगा, तब अभिक्रिया करेगा। तो ये जो अभिक्रिया करना है, इस अभिक्रिया के उपरांत नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त होता है 2NO, तो इसमें ऊर्जा दिया जा रहा है। दूसरा देखेंगे, हाइड्रोजन आयोडीन से अभिक्रिया कर रहा है, इसमें भी ऊर्जा दिया जा रहा है, तब अभिक्रिया हो रहा है। और H2O को विखंडित करना है 2H2 और O2 में, तो इसमें भी ऊर्जा दिया जाता है। ये विद्युत अपघटन जो हम बताए थे वो है, तो इसमें तब ऊर्जा होता है। अब यहाँ पर देखेंगे इसको, इसके उदाहरण से समझते हैं। 2H2O है ना, इसमें ऊर्जा दिया जा रहा है। 2H2O लिक्विड है, विद्युत धारा दिया जा रहा है। इसमें विद्युत धारा के रूप में इसमें ऊर्जा दिया जा रहा है, तब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ये टूटता है। विद्युत धारा देने पर
हम लोग विद्युत अपघटन शुरू में थोड़ी सी बात किए थे इस बारे में कि इसमें जो दो परखनली लेते हैं, इसमें दोनों परखनली में एक में हाइड्रोजन गैस जमा हो रहा होता है और एक में ऑक्सीजन गैस जमा हो रहा होता है। तो ये विद्युत अपघटन में वो टूट जाता है। तो ये हो गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हम थोड़ा इस बात को समझते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से ऊर्जा हमें प्राप्त होता है और ऊष्माशोषी ऊर्जा में ऊर्जा हम इसको देते हैं। यहाँ पर एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है कि जब आग जलाया जाता है तो इससे ऊर्जा निकलता है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पर लकड़ी का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन बर्फ का पिघलना, जब बर्फ पिघलता है इस वक्त में इसमें हम ऊर्जा इसके अंदर ऊर्जा देते हैं। ये तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, लेकिन हम इस तरह से समझ सकते हैं, बर्फ का पिघलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, लेकिन हम इस तरह से समझ सकते हैं इसको कि बर्फ में ऊर्जा दिया जाता है। बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जम जाता है, बर्फ का उससे तापमान बढ़ाया जाता है। जैसे तापमान बढ़ाया जाता है तो ऊष्मा प्रदान किया जाता है, तब उसका तापमान बढ़ता है। तो इस तरह से ये पिघलना शुरू होता है। तो इसमें ऊर्जा दिया जाता है तब ये पिघलना शुरू होता है, इसका अवस्था बदलता है। तो ये ऊष्माशोषी हो गया और ये इससे ऊर्जा निकलता है तो ये ऊष्माक्षेपी हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। विस्थापन अभिक्रिया में जैसा नाम है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे विस्थापन होना। तो इसमें होता क्या है कि दो अभिकारक होते हैं, जिसमें एक अभिकारक जो अधिक क्रियाशील होता है, दूसरे अभिकारक कम क्रियाशील वाले पदार्थ से उसकी कुछ आयनों को या समूह को हटा करके उसका जगह ले लेता है। तो ऐसे विस्थापन अभिक्रिया मतलब उसको उसकी जगह से विस्थापित कर देता है। इस तरह से विस्थापन अभिक्रिया होता है। इसका परिभाषा देखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह मूलक के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह मूलक आ जाता है। उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण में देखते हैं Fe आयरन CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये अभिक्रिया कर रहा है। फेरस लोहा है, CuSO4 कॉपर सल्फेट है, ये अभिक्रिया कर रहा है। यहां क्या है कि कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व फेरस है, कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु लोहा है। अब जब ये अधिक क्रियाशील है तो ये क्या करेगा, कॉपर को इसके जगह से इसके स्थान से विस्थापित करेगा, इसको विस्थापित करके इसका जगह खुद लेगा। तो ये जो विस्थापन है, देखिए यहां पे ये FCuSO4 से Cu को हटा करके FeSO4 बना रहा है और Cu अलग हो जा रहा है। तो ये जो विस्थापित कर रहा है, विस्थापन हो रहा है, तो ये जो विस्थापन हो रहा है इसी कारण इसका नाम विस्थापन अभिक्रिया है। ZnCuSO4, अभी क्या है कि CuSO4 और Zn इसके बीच में जब अभिक्रिया किया जा रहा है, ZnCuSO4 से अभिक्रिया करता है। Zn क्या करता है, Cu को CuSO4 से हटा देता है और क्या बनाता है, ZnSO4 बनाएगा और Cu अलग हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे कम क्रियाशील पदार्थ को उसके जगह से उसके स्थान से हटा देता है, विस्थापित करता है, अतः इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक उदाहरण देखते हैं कि यहां पर AM एक पदार्थ है। हम इसको उदाहरण से समझते हैं कि AM एक पदार्थ है, B एक अलग तत्व है या अलग पदार्थ है। तो M तो A के साथ है अभी, लेकिन जब अभिक्रिया करेगा
तो B क्या करेगा, M को विस्थापित करेगा, A अलग हो गया और M B एक साथ आ गया। तो यहां पर जो विस्थापन हो रहा है, A अलग हो गया और BM विस्थापन, B A को विस्थापित करके BM बना रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक उसी तरह द्विविस्थापन के बारे में पढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़े। द्विविस्थापन में दोनों जगह विस्थापन होना, दो स्थान पे विस्थापन होना है। द्विविस्थापन का अर्थ है कि दो स्थानों पे विस्थापन होना है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का परस्पर विस्थापन होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आयनों का परस्पर विस्थापन सोडियम बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहां पर देखेंगे बेरियम सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड था, यहां पर क्या हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया। बेरियम क्लोराइड था ना यहाँ, और सोडियम सल्फेट था, तो सल्फेट बेरियम के साथ आ गया और क्या बनाया, बेरियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट था, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड था, तो सोडियम क्लोरीन क्लोराइड के साथ आकर यहाँ पर क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे दोनों स्थानों पे विस्थापन हो रहा है। तो ये जो विस्थापन है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर देखेंगे Na2, दो सोडियम है, सल्फेट है, BaCl2। इस तरह से विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रित होकर के सोडियम क्लोराइड बना रहा है और सल्फेट बेरियम के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बना रहा है। तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट था, यहाँ पे बेरियम सल्फेट हो गया, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड था, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हो गया। तो इस तरह से विस्थापन दोनों तरफ होता है। द्विविस्थापन इसलिए इसे कहा जाता है, इसे द्विविस्थापन इसलिए कहा जाता है। N2 सोडियम 2 है, यहाँ पे ये सोडियम को डिनोट कर रहा है। इसको इस तरह से समझेंगे, एक उदाहरण यहाँ पर है, समझने के लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी, हम उम्मीद करते हैं। इस तरह से सोडियम 2 है, सोडियम का 2 परमाणु है, तो 2 परमाणु सोडियम का लिया जाता है, एक परमाणु सल्फर है, S लिया गया 1 परमाणु, 4 परमाणु ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लिया गया 4 परमाणु। इस तरह से यहाँ पे कितना परमाणु हो गया, 2 1 3 3 4 7, यहाँ 7 परमाणु है, 1 2 3 4 5 6 7 परमाणु है। अभी इधर देखते हैं, ऑक्सीजन बेरियम 1 है, बेरियम 1 है और क्लोरीन 2 है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 3 परमाणु है। अब अभिक्रिया के बाद क्या होगा ये देखते हैं, अभिक्रिया कैसे करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेरियम सोडियम के साथ, बेरियम सल्फेट के साथ जा रहा है। तो यहाँ पे जैसा उदाहरण दिया हुआ देखेंगे, सोडियम आया है तो सोडियम के साथ क्लोरीन आएगा, क्लोरीन आया है। तो यहाँ पर NaCl का 2 परमाणु, 2 अणु है, NaCl का 1 अणु यहाँ है, NaCl का 1 अणु है। इस तरह से सोडियम यहां से निकल गया और क्लोरीन यहां से निकल गया, इसको इसकी जगह से सोडियम निकला है, इस जगह से क्लोरीन निकला है और यहाँ पर NaCl बना लिया है। अभी इससे पहले BaCl था, अभी NaCl बना लिया है, BaCl था, अभी ये NaCl बना लिया है। अब देखते हैं, यहां पर BaSO4 बना रहा है, तो ये अपने जगह पे विस्थापित हो रहा है, तो ये दोनों तरफ विस्थापन हो रहा है, अतः इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अविलय अवस्था में रह जाते हैं और नीचे अवक्षेप के रूप में बच जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो इस तरह से अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बचते हैं, उत्पाद जो बचते हैं, उनमें जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया के बाद वो अवक्षेप बनाते हैं, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। यहां पर देखेंगे NaCl एक्वस सोल्यूशन है, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, ये अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना रहा है।
तो सिल्वर क्लोराइड जो बनता है वो अविलय अवस्था में नीचे बैठ जाता है। तो जो अविलय बचता है ना उसे ही अवक्षेप कहा जाता है। तो जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। AgCl अवक्षेप है, सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप बनाता है। यहां पर देखेंगे अगर कोई सॉल्यूशन पूरी तरह से घुला हुआ है तो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, उसको विलयन बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे कुछ सस्पेंशन में कुछ पार्टिकल्स हैं जो पूरी तरह घुले नहीं है, वो आंखों से देखे जा सकते हैं, तो ये सस्पेंशन है। लेकिन इसमें देखेंगे कि नीचे अवक्षेप के रूप में बच गए, नीचे जो पदार्थ बचा हुआ है ये अवक्षेप कहलाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं इसका एक उदाहरण और देखते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर रहा है। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर रहा है और अभिक्रिया के बाद क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट बना रहा है और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो यहां पर ये तो अवक्षेप है, बेरियम सल्फेट अवक्षेप है। साथ ही यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी यहाँ पर हो रहा है अगर इस नजर से देखें तो। लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ना है अभी अवक्षेपण अभिक्रिया। हमें क्या पढ़ना है? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये अवक्षेप के रूप में बच जाता है, BaSO4 अवक्षेप बनता है। उपचयन अभिक्रिया, किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना वो उपचयन हो जाता है, मतलब उसके पदार्थ की मात्रा में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाना। उपचयन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता हो, उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। C+O2, कार्बन में यहां पर ऑक्सीजन तो नहीं है, अभी यहां पर कार्बन है जहां ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन अलग है। लेकिन अभिक्रिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल जा रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है ये उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, उपचयन, कार्बन का उपचयन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, तो ये उपचयन अभिक्रिया है। तो उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। एक उदाहरण और देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो मैग्नीशियम में भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो यह भी एक उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उपचयन अभिक्रिया मतलब किसी चीज में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाना। हम जानते हैं लोहे में जब जंग लगता है ना, वो उपचयन ही होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ही करता है। वो नमी की उपस्थिति में आर्द्रता जब मिलता है तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके लोहे में जंग लग जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया से पहले लोहे का सतह चमकीला होता है, लेकिन अभिक्रिया के बाद इसका रंग बदल जाता है, भूरे कलर का जंग लग जाता है इसमें। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। संक्षारण, ये उपचयन का एक उदाहरण है। उपचयन अभिक्रिया जो हम लोग पढ़े हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि धातु का अभिकारकों द्वारा यौगिकों में बदलकर नष्ट होने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। धातु का अभिकारकों द्वारा यौगिकों में बदलकर, कोई शुद्ध धातु है लोहा, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जाता है या किसी दूसरे चीज से भी अभिक्रिया करके कोई यौगिक बनाता है, तो वो दूसरे किसी चीज से अभिक्रिया करता है तो उसका जो धातु है वो पूरी तरह अपने गुण में नहीं होता, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद उसके गुण में कुछ बदलाहट आ जाता है, उसके रंग में भी बदलाहट आ जाता है। तो ऐसी क्रिया को संक्षारण कहते हैं। ज्यादातर वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसके रंग खराब होने लगते हैं,
है ना। इसी तरह एल्युमिनियम में भी इस तरह से रंग होता है। जैसे आयरन को नम वायु में डाल देने से वह नम वायु से अभिक्रिया करके, जैसे आयरन को नम वायु में डाल देने से वह नम वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। यह आयरन ऑक्साइड ही आयरन पर जंग के रूप में परत बना लेता है। इस आयरन ऑक्साइड के गुण आयरन के गुणों से भिन्न होते हैं। तो ये संक्षारण है। विकृत गंधिता पढ़ते हैं। विकृत गंधिता ऐसी क्रिया जिसमें वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री खराब होने लगते हैं तथा स्वाद व गंध में परिवर्तन होने लगते हैं। तो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण, खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण कर देते हैं, तो उससे उसका गंध बदल जाता है। उसका गंध ऐसा होता है जो पसंद नहीं आता, मतलब रुचि नहीं होता है उस पे, उस स्मेल आता है, मतलब उस बदबू आने लगता है। खाने का जो सामान कुछ दिनों तक आप कुछ देर तक, गर्मी के दिनों में कुछ देर तक, सुबह से शाम तक ही छोड़ दीजिए, उस खाने के चीजों में बदबू हो जाता है। तो ये जो होता है वो विकृत गंधिता के कारण होता है। वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और उसका गुण बदल जाता है। अपचयन अभिक्रिया। अब अपचयन अभिक्रिया देखते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती हो, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उपचयन अभिक्रिया में हम लोग देखे थे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन में कमी आ रही है, हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है। यहां पर देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड है जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है, सॉरी कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है। तो कॉपर अलग हो रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रित होकर के अलग हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदल रहा है, इसमें ऑक्सीजन में कमी आ रही है, ऑक्सीजन में कमी आ रही है। तो ये जो अभिक्रिया है ये अपचयन अभिक्रिया है। जहां ऑक्सीजन में कमी आ रही हो, यहां ऑक्सीजन था, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये जो है ये ऑक्सीजन में कमी आ रही है, अतः ये कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है। अब देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उपचयन तथा अपचयन साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। यहां पर ZnO जिंक ऑक्साइड अभिक्रिया करके जिंक बना रहा है, जिंक ऑक्साइड अभिक्रिया करके जिंक बना रहा है, यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, जिंक से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। जिंक में ऑक्सीजन था, यहां ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ऑक्सीजन की ये कमी ये अपचयन दर्शा रहा है, जबकि कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो कार्बन में जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो ये उपचयन दर्शा रहा है। तो एक साथ हो रहा है, एक ही रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन भी हो रहा है, एक ही रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं हो रही हों उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज हम लोगों ने जो बात किया है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस विषय पे
इस लेसन पे अभी हम लोगों ने बात किया, हम लोग आज बात किए हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट पे लिख के बताएं कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो। और आप अपने कमेंट पे अगर कोई किसी चीज को समझने में परेशानी हुई हो या आपका कुछ सवाल हो तो जरूर उसको भी कमेंट पे लिख के तो बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो आपको बाकायदा मिलता रहे। और आपके सवालों पर अगर कमेंट के रूप में अगर आप अपने सवाल लिखते हैं तो उन पे भी बातें होंगी आगे कुछ वीडियो में। चलिए, ओके, थैंक यू।